जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस एसएससी जीडी की क्लास में एसएससी जीडी के पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक्स को एक साथ एक बार में खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और पूरे सिलेबस को साथियों उड़ा डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साथियों आज के इस वीडियो में वही लिए हैं जो आपके एसएससी जीडी में बार बार साथियों सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखेंगे, पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप साथियों अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर 100% पक्का हो जाए, तो मैं कहूंगा इस पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हिंदी होगी 20 क्वेश्चन, उसके बाद जीके जीएस प्लस करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद साथियों मैथ। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग इस क्लास को एक तरीके से अंत करेंगे, इस क्लास को खत्म करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो देखा ना जा सके, देखिए जो देखा जा सकता है उसको तो दृश्य कहा जाता है, लेकिन जो नहीं देखा जा सकता उसको अदृश्य कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो ज्ञात ना हो उसको अज्ञात कहा जाता है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है करके सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो स्वामी भक्ति कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। स्वामी मतलब होता है मालिक, यानी कि अपने मालिक के प्रति अगर कोई वफादार है तो उसको स्वामी भक्ति कहीं ना कहीं कहा जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य की साथियों पहचान करिए। मैंने मौसमी को बुलाई, देखिए ये तो मैंने ही गलत लिखा हुआ है, मैं मौसमी को बुलाता हूं ये भी नहीं सही लग रहा है। मैं मौसमी, यहां पर मौसमी लिखा हुआ है, मैंने मौसमी को बुलाया, ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि वह थोड़ा ही भोजन करता है, इस शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं कि थोड़ा ही भोजन, तो थोड़ा ही भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। मैं कहूंगा नहीं, जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहेंगे। फलाहारी क्या उसको साथियों कहा जाता है, नहीं, क्योंकि फल जो खाता है, फल वगैरह खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है उसको फलाहारी कहा जाता है। अल्पाहारी किसको कहा जाता है, जो अल्प का मतलब होता है कम, यानी कि जो कम भोजन करता है, अर्थात जो थोड़ा भोजन करता है उसको अल्पाहारी कहा जाता है। और शाकाहारी साथियों अगर बात करें जिसमें मांस वगैरह जो ना खाता हो उसको शाकाहारी कहा जाता है। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है। वाक्य आपके सामने है कि सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इसमें दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। देखिए सोहन की बहन बिल्कुल सही, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं, पुस्तक पढ़ती है तो बिल्कुल सही वाक्य है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं। तो ऐसा सवाल साथियों आपसे पूछा जाता है, तो मैं कहूंगा कि अगर ऐसा ही सेम टू सेम पेपर आपके सामने इस बार एसएससी जीडी 2025 में आ जाता है, जो आपका अगले वर्ष होगा, तो आप कैसे उसमें अटेम्प्ट करेंगे, कैसी आपकी तैयारी है, हिंदी में कैसी तैयारी है, जीके जीएस करंट अफेयर में कैसी तैयारी है, रीजनिंग मैथ में कैसी तैयारी है, आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी की साथियों जब हम लोग यहां पर बात करते हैं और 2025 वाले एग्जाम की बात करते हैं, तो यहां पर अगर बात करें आपकी इससे पहले जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी ना, वो फरवरी 2024 में हुई थी। तो अगर मैं चाहूं कि आपका एग्जाम निकल जाए तो मैं आपको क्यों ऐसी चीज ना दे दूं कि जिससे एग्जाम बहुत आराम से निकल जाए। बिल्कुल साथियों देखिए ये समझ लीजिए 20 शिफ्ट जो फरवरी 2024 में आपकी शिफ्ट हुई थी, उनमें से 20 शिफ्ट्स का आपका सोल्यूशन तैयार हो चुका है, हल तैयार हो चुका है, यानी कि हल सहित पीडीएफ जो है ना ये आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें कैसे क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग का कोई सवाल है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और जस्ट नीचे ही उसका सॉल्यूशन होगा। उसी प्रकार हिंदी का कोई क्वेश्चन है, जस्ट उसके नीचे 4 ऑप्शन है और उसके नीचे इसका राइट आंसर भी है, और इस हिंदी के सवाल से संबंधित जो 2 से 3 इंपॉर्टेंट रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी यहां पर साथियों दे रखे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आए ना 2025 एसएससी जीडी में, तो यहां से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। और मैं कहूंगा अगर मैथ और रीजनिंग के इन सभी कॉन्सेप्ट को आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको साथियों सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे। उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की करंट अफेयर भी आपके लिए तैयार कर दी गई है।
है तो साथ में ये पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर अगर बात करें, देखिए जन्म से अंधे को क्या कहा जाता है, तो उसको तो साथियों जन्म अंध एक तरीके से कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जन्मांध एक तरीके से कहा जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत यानी कि खुद से ना की गई हो, एक तरीके से क्या स्वभावगत एक तरीके से ना हो, यानी कि खुद से प्राकृतिक तौर पर ना हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कृत्रिम कहा जाएगा। कृत्रिम को आर्टिफिशियल कहा जाता है। कृत्रिम जो है ना, ये प्रकृति का बिल्कुल विलोम होता है। और जिसकी एक तरीके से जो प्रकृति संबंधी हो, यानी कि प्रकृति से जिसकी उत्पत्ति हो जाए या खुद ब खुद जिसकी उत्पत्ति हो जाए, उसको प्राकृतिक कहा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है उसको अंडज कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। तो यहां पर दिक्कत कहां पर लग रही है साथियों, मुझे बताइए। देखिए बूझना समझना ये थोड़ी ना होता है साथियों, तो मैं कहूंगा ये वाली दिक्कत है यहां पर। तो यही आपका राइट आंसर, क्योंकि यही आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए करके साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंधी, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं। या साथियों यहां पर मुझे बताइए क्या आएगा? निर्विघ्न तो आएगा नहीं, घोर भी नहीं आएगा, कठिन भी नहीं आएगा। तो सबसे उपयुक्त शब्द जो यहां पर आएगा वो अभिन्न आएगा, क्योंकि साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग अभिन्न संबंध है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी आपसे यहां पर पूछी जा रही, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए पर्यायवाची की जोड़ी आपको बताना है। जब हम बात करते हैं अनुकूल का प्रतिकूल, ये तो विलोम है। लड़का का लड़के ये एक वचन, ये बहुवचन है। ये पर्यायवाची की जोड़ी आपसे पूछी जा रही है। कवि कविता ये अलग चीज है। भौरा अली यानी कि अली को भौरा भी कहा जाता है। तो ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अगर लड़के का यहां पर बालक कहा जाता तो लड़के को बालक भी कहते, तो ये पर्यायवाची हो जाता। कवि को अगर साथियों काव्यकार भी कहा जाता है, तो साथियों कवि का अगर काव्यकार आता तो ये पर्यायवाची हो जाता। खैर, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए जैसे इस बार आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक ठीक मैंने वैसे ही क्वेश्चन साथियों आपके सामने रखे हैं, ठीक है ना। तो बस आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर अगर नए हैं तो मैं कहूंगा साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा। क्योंकि फरवरी 2024 की आगे जब हम बात करते हैं तो इसमें भी मैंने हजारों हजार सिलेक्शन दिए हैं इस वाले एग्जाम में, एसएससी जीडी 2024 में। लेकिन जो एसएससी जीडी 25 वाला एग्जाम है, इसमें मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। पूरा जितना भी साथियों मेरे अंदर तथा है, मैं पूरी आपको आपके लिए झोंक दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। लेकिन एक सिलेक्शन मेरा मानना है कि हर गांव से हर गांव के एक घर से एक सिलेक्शन, कम से कम एक सिलेक्शन निकलना जरूर चाहिए, जो टारगेट सिलेक्शन से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं कहूंगा पिछला रिकॉर्ड भी बहुत शानदार रहा, पिछला रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा। बहुत सारे बच्चे साथियों लगे हैं, महज कुछ अगर साथियों देखिए जैसे कि आपका अभी एग्जाम जितने भी दिन बचे हैं, ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते जाइए। टारगेट सिलेक्शन को डेली सर्च करिए। आप जो भी क्लास आए एसएससी जीडी की लेटेस्ट वाली, टुडे वाली, उसको अच्छे तरीके से देखिए। उन सभी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मानना है फिर उससे बाहर आपका पेपर नहीं जा सकता। एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं साथियों कि उससे बाहर पेपर ही ला दे, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। धीरे धीरे 1 घंटे 50 मिनट की डेली क्लास होती है। मैं धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा जिस मुकाम पर जाने के बाद ही साथियों सिलेक्शन होता है। यानी कि कम से कम इतना आपको सिखा दूंगा, इतना आपको पढ़ा दूंगा, इतनी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस आपको समझा दूंगा कि आपका पेपर उससे बाहर ना जाने पाए। कम से कम जो फाइनल कट ऑफ की लिस्ट आए उसमें आपका रोल नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए, खैर कौन सा सवाल है, करके कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चाहिए ये तो सवाल ये तो मैं देख चुका ना, मैंने मौसमी को बुलाया, ये सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए स्वस्थ का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो स्वस्थ का विलोम शुष्क होता है? नहीं साथियों, एक तरीके से शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। निरोगी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? रोगी हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैं कहूंगा साथियों स्वस्थ का विलोम रुग्ण होता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, यानी कि आपको बताना है सुषमा कैसे लिखा जाता है। तो ये तो सुषमा लिखा हुआ गलत है, ये सुषमा लिखा हुआ गलत है, ये सुषमा लिखा हुआ है। सुषमा कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका
जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पल्ला पकड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो इसको कहते हैं सहारा लेना। क्या? पल्ला पकड़ना यानी कि सहारा लेना। उसके बाद देखिए सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए, या सादा जीवन निम्न विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। इसमें खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा सादा जीवन उच्च विचार। क्या यही तो आपने सुना है ना बचपन से, सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार आपसे पूछी जा चुकी है, और मैं कहूंगा जब भी ये सवाल आता है हजारों हजार बच्चे इस सवाल को गलत करके चले आते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती चली आ रही है उसको किंवदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? किंवदंती कहा जाता है। पानी का बताशा होना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। देखिए पानी का बताशा एक तरीके से, जब बताशे में पानी पड़ता है, पानी का बताशा, उसका जीवन बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं होता है। मैं कहूंगा क्षणभंगुर एक तरीके से उसका जीवन होता है, बहुत छोटी समय का। ठीक है, तो पानी का बताशा होना यानी कि क्षणभंगुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत का विलोम क्या होगा अब मुझे बता दीजिए। देखिए अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, कि उग्र का विलोम क्या होगा, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, तो उग्र का विलोम होता है सौम्य, और श्वेत का विलोम क्या होता है, मैं कहूंगा श्याम होता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए बिजली का आपसे पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, देखकर मुझे बता दीजिए कि बिजली का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, बिजली की बहुत सारे, जैसे कि बिजली को सौदामिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिजली की जब हम बात करते हैं तो बिजली को साथियों सौदामिनी कहा जाता है। बिजली को क्या चंचला कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल बिजली को चंचला भी कहा जाता है। अच्छा, बिजली को चपला भी कहा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो पूरे लगभग 20 सवाल साथियों हम लोग देखेंगे, और मैं कहूंगा इसमें से तकरीबन 10 तो कम से कम करने की कोशिश करिएगा, पूरे सामान्य ज्ञान। और उसके बाद रीजनिंग के सवाल और मैथ के सवाल। ये समझ लीजिए ऐसा आपको पढ़ा दूंगा कि रीजनिंग का हर एक सवाल आप एग्जाम में आपको पढ़ाया हुआ आएगा, और मैथ का हर एक सवाल आपको पढ़ाया हुआ आएगा, यानी कि 40 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करेंगे साथियों, किसमें? मैथ और रीजनिंग में। चलिए इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो मैं कहूंगा स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में इनका गठन किया गया था, और इसके किसके द्वारा किया गया था? देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहां पर मोतीलाल नेहरू तो लिखे हैं, चित्तरंजन दास आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, ये क्वेश्चन की अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली शौकत अली, ठीक है ना, अली शौकत अली, और शौकत अली आ जाए, मोहम्मद अली आ जाए, आपको ध्यान रखना इन्होंने कब किया था? 1919 में किया था। अगर आपसे पूछा जाए कब किया था, ये कब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो 1919 में शुरू हुआ था। और मैं कहूंगा इसका उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफा जो थे ना, इनको एक तरीके से दोबारा से स्थापित ये हो सके, इस वजह से ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका राइट आंसर शौकत अली के साथ जाएगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम साथियों ये कब लागू किया गया? तो ये तो 1961 में लागू किया गया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब की गई? तो ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना साथियों ब्रिटेन में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। पूछे ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो ब्रिटेन में। कब की गई थी? तो 1866 में। किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाकर साथियों इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो मैं कहूंगा भारतीय इतिहास को एक तरीके से 3 कालों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए कितने कालों में बांटा गया है, तो मैं कहूंगा साथियों 3 कालों में बांटा गया है। एक तो साथियों जो भारत का इतिहास है ना, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक बांटा गया है, ठीक है ना। और उसके बाद जो तीसरा काल है जो आधुनिक काल कहलाया जाता है, ये 1707 से अब तक का काल एक तरीके से कहलाया जाता है। मैं कहूंगा कि कौन सी शताब्दी से? तो मैं कहूंगा 18वीं शताब्दी से
भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि 1707 या कह लो 18वीं शताब्दी भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखिए सीमांत गांधी साथियों किन्हें कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर बात करें जो उपराष्ट्रपति होते हैं किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो लोकसभा के और राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में जो अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है वो किसका होता है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अगला सवाल है कह रहे कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है, तो किसको याद किया जाता है, मैं कहूंगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी को याद किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया, तो उसको क्या नाम दिया गया, उसको द्रव्य कहा गया। क्या कहा गया, देखिए जो भी ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से बनी हुई है उसको द्रव्य कहा जाता है। क्या द्रव्य, यानी कि साथियों उसको मैटर कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि अफ्रीका में जो किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो ये आखिर क्या है, ये सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़े घास के मैदान है या सबसे घने जंगल है या ज्वालामुखी पर्वत है। मैं कहूंगा साथियों ये तो ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है साथियों, ये ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। सीरिया की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो सीरिया की राजधानी क्या है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं दोहा की राजधानी क्या है, तो दोहा की राजधानी साथियों कतर है। अगर आदिस अबाबा की अगर आपसे पूछा जाए क्या कि दोहा की अगर साथियों बात करते हैं ना, तो दोहा किसकी राजधानी है, दोहा कतर की राजधानी हो गई। आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा बहरीन भी आपने सुनी होगी कि बहरीन की राजधानी क्या है। बहरीन की जब हम बात करते हैं तो बहरीन की राजधानी साथियों मनामा है। क्या है साथियों, बहरीन की राजधानी मनामा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर बात करें सीरिया की राजधानी क्या है, तो सीरिया की राजधानी साथियों कहीं पर दमास्कस भी लिखा होता है, दमिश्क वगैरह भी लिखा होता है, ऐसे अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। चलिए आदिस अबाबा की अगर बात करें तो ये इथियोपिया देश की राजधानी है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैं कहूंगा लक्षद्वीप की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लोकटक झील साथियों कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो लोकटक झील की अगर बात, देखिए ये झील जो है ना ये पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और ये विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें तैरते हुए द्वीप है। पूछा जाएगा विश्व की एकमात्र ऐसी झील कौन सी है जिसमें तैरते हुए द्वीप हैं, तो आप लोग साथियों लोकटक झील ही बताएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करिए किस राज्य में है, तो मैं कहूंगा ये तो मणिपुर में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, मुझे बताइए। चलिए तो बंगाल का शोक की अगर बात करें तो साथियों दामोदर नदी को कहा जाता है। क्या दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ, तो अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो बिहार में साथियों बिहार की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक को एक तरीके से पास किया गया। अंडमान निकोबार के अभी डीजीपी जो बने हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम साथियों HGS धालीवाल है। क्या नाम है साथियों, HGS धालीवाल इनका नाम है और ये अंडमान निकोबार के डीजीपी बने हैं। किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है, तो मैं कहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। उसके बाद देखिए जारी फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो एलन मस्क साथियों शीर्ष पर रहे हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो न्यूजीलैंड के साथ जाएगा, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, कमल किशोर सोन को ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो अब साथियों यहां पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत अधिक नहीं, सिर्फ 10 सवाल देखेंगे रीजनिंग के और 10 सवाल देखेंगे मैथ के। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टॉप लेवल के हैं। यानी कि पुलिस, पुरुष और पति के लिए सबसे बढ़िया जो वेन आरेख बनता है वो आपको बताने। देखिए अच्छा यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए क्या हो गए, ये आपके पति हो गए। ये कौन हो गए, पति हो गए। इतना मैं कह सकता हूं कि जितने पति होते हैं वो सब के सब पति साथियों कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। तो ये
आपके पुरुष हो गए, यानी कि सभी पति जो होते हैं ना वो पुरुष की कैटेगरी में ही आएंगे। अब यहां पर अगर बात करें पुलिस की, तो मैं कहूंगा पुलिस का जो आरेख बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये पुलिस आपकी होगी, कैसे हो गई, क्योंकि कुछ पुलिस पति भी हो सकता हो और कुछ पुलिस पुरुष हो लेकिन पति ना हो, भाई कुंवारे भी हो सकते हैं, और कुछ पुलिस हो सकता हो लेडीज पुलिस हो, तो ये लेडीज पुलिस हो गई। तो मैं कहूंगा ऐसा आपका आरेख कहां पर बना हुआ है, चारों को देखिए और मुझे बताइए। मैं कहूंगा ऐसा तो सबसे सटीक जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए का ही लग रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ आपका यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि शहद का जो संबंध मधुमक्खी से वही संबंध चीनी का किससे होगा। तो जिस प्रकार शहद मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होती है उसी प्रकार चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। इसलिए राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहां पर अगर साथियों अब हम लोग बात करें, देखिए टी से जी हुआ है, ए से जेड हुआ है, एन से एम हुआ है, जी से टी हुआ है और वाई से बी। अच्छा, यहां पर मुझे एक चीज देखकर समझ में आ रही है कि बी का अपोजिट होता है वाई, टी का अपोजिट होता है टी और एन का अपोजिट होता है एम और ए का होता है जेड, लेकिन टी का जी होता है, बिल्कुल टी का जी हो जाएगा। तो मैं यहां पर कहूंगा कि पी का साथियों अपोजिट क्या होता है, पी का के होता है। आर का क्या होता है, देखिए दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, एक तो ये शर्ट और गेज, यहां से बहुत सारी बनते हैं। अब एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट एच, ए का अपोजिट जेड, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए आर यहां पर है, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहां पर आई आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आई का अपोजिट क्या है, आई का अपोजिट आर है, तो यहां पर साथियों आर आ जाएगा। ई का अपोजिट देखिए लव है एक वर्ड, ये एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है, तो मैं कहूंगा ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यानी कि वी आ जाएगा। और एस का अपोजिट अभी मैंने आपको बताया एच होता है, तो एच आ गया, और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो जी आ जाएगा। यानी कि अब आपको बताने कि के आई आर वी एस एच कहां पर, अच्छा यहां पर तो एस का मुझे क्या लिखना चाहिए, एस का एच लिखना चाहिए, तो यहां पर साथियों एच आएगा, एक सेकंड रुकिए, यहां पर क्या आ गया, एच आ गया, और टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, यानी कि जी यहां पर आ जाएगा। तो के आई आर वी एच जी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको कथन को साथियों पढ़ना है और मुझे बताने के कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है ना। देखिए कह रहे कि सभी फल फूल हैं, तो हम जितना हमसे कहा जा रहा है ना उतना हम बना लेते। कह रहे कि सभी फल, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपके फल हो जाएंगे। और कह रहे कि सभी फल क्या हैं, सभी फल फूल हैं, तो सभी फल फूल हो गए। करके कुछ फल कीवी है, कुछ फल मान लेते इतने फल क्या हो गए, इतने फल साथियों कीवी हो गए। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब निष्कर्ष को साथियों ध्यान दीजिए, कह रहे कि कुछ फूल कीवी है, क्या कहा जा रहा है, कुछ फूल कीवी हैं, तो कुछ फूल कीवी है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ फूल कीवी, इतने फूल कीवी हैं और इतने फल कीवी हैं, तो मैं कहूंगा ये वाला सही है। सभी कीवी फल है, ये बात नहीं मुझे समझ में आई भाई, सभी कीवी फल कैसे हो सकते हैं, इतने कीवी फल थोड़ी ना है, सिर्फ इतने कीवी फल हैं, इतने कीवी फल हैं, तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष आपका एक सही होगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि सबसे पहले 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 106 है। तो यहां पर साथियों 50 लिख लेते हैं और उसके बाद क्या है 106 है। तो आपको यह बताना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। ऐसा एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इन सभी सवालों को आपको साथियों तैयारी में लेना है, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना है कि आखिर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप कैसे जवाब देंगे। देखिए इतना तो साथियों आपको समझ में आ रहा है, यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि 6 से 8 हुआ है, यानी कि साथियों यहां पर 2 प्लस हुआ है। 8 से यहां पर 20 हुआ है, तो मैं कहूंगा कितना प्लस हुआ है साथियों, 12 प्लस हुआ है। और यहां पर 20 से 50 हुआ है, तो यहां पर 30 प्लस हुआ है। और यहां पर कितना हुआ है साथियों, 56 प्लस हुआ है। तो आपको बताने कि यहां पर क्या आएगा। अब देखिए, अब अगर यहां पर बात करें, इतनी चीज आपने समझ ली बिल्कुल, तो अब इसको देखिए कितना बढ़ाया गया है साथियों, 10 बढ़ाया गया। यहां पर कितना बढ़ाया गया है, मैं कहूंगा 18 बढ़ाया गया। यहां पर कितना बढ़ाया गया साथियों,
26 बढ़ाया गया तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा, एक ये सवाल। अब उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 8 बढ़ाया गया, अच्छा यहाँ पर भी 8 बढ़ाया गया तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी 8 बढ़ाएंगे। जब 26 में 8 बढ़ाएंगे तो 36 बोले तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 56 और 34 कितने होंगे साथियों, मैं कहूंगा 9 होंगे, 90। यानी कि जब 106 में 90 आप जोड़ोगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। तो 6 आ गया और यहाँ पर 19 आ गया, यानी कि 196 यहाँ पर आएगा। और 196 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। एक ऐसा सवाल पूछा जाता है, ऐसा खुला घन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जहां पर संख्या 7 है ना, 7 यहां पर है, तो इसका विपरीत नंबर पर कौन सा होगा। मैं आपको सारी चीज बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 का विपरीत क्या होगा, 7 का पूछा गया ना, 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 के एक इधर वाले नंबर को छोड़कर ये वाला नंबर 4 का विपरीत होगा, ये वाला नंबर। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पर 7 का विपरीत क्या होगा, एक इस वाले नंबर को छोड़कर ये वाला, 7 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। और 5 का विपरीत पूछता तो 7 हो जाता। अब बचा क्या साथियों, 6 और 8 बचे, यानी कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि 7 का विपरीत क्या होगा, 7 का विपरीत 5 होगा। और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, बताइए। चलिए इस सवाल को साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, किनको किनको। अगर हम साथियों मान लें कि 3 और 5 को आपस में बदल दे, यहां पर लिखा हुआ 3 गुणा 45 भाग 5 प्लस 7 माइनस 12 बराबर 70 है। तो यहां पर अगर लिखे 3 गुणा 45, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, अभी अगर मान लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला हम आंसर माने और कहें कि 3 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 3 अगर लिख दोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या 70 आएगा, देख लेते एक बार। 3 लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह पर 5 आ जाएगा, गुणा गुणा हो जाएगा, 45 का 45 रहेगा, भाग का भाग रहेगा, 5 की जगह पर 3 आ जाएगा, तो 5 की जगह पर 3 आ गया, प्लस 7 आ गया, माइनस 12 आ गया। देखिए इसको कैलकुलेट करके क्या 70 आ रहा है। अगर 70 आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर 70 नहीं आता है तो फिर इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, यानी कि 5 गुणा 15 हो गया, प्लस आपका 7 माइनस 12 हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, प्लस 7 माइनस 12 हो गया। 75 और 7 कितना हो जाएगा, 80, 81, 82, 82 माइनस 12 की अगर बात करें क्या 70 होता है। देखिए जरा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। बिल्कुल साथियों 70 बराबर 70 आ गया, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए वाला ही है, बी वाले को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें क्या करना है, देखिए ये आपका एक दर्पण है और ये आपके सामने एक वर्ग है, उसके अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई, कहने के बिल्कुल अगर ये वर्ग एक आईने में जब आप देखते हो तो ये आईने में कैसा दिखेगा। तो आईने में कैसा दिखेगा मैं बनाने की कोशिश करता हूं साथियों। देखिए 2 इधर को है ना, तो 2 इधर को आ जाएगा, और 2 किस टाइप से आएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। 5 की अगर बात करें तो 5 साथियों कुछ इस टाइप से बनेगा, और 6 की बात करें 6 इस टाइप से बनेगा। अब 9 की बात करें साथियों तो 9 की अगर बात करें 9 ऐसे आपका बनेगा, 3 आपका ऐसे बनेगा और 2 आपका ऐसे बनेगा। ऐसे क्या यहां पर बनाऊं, नहीं 2 नहीं बनाऊं यहां पर ऐसे, ठीक है। यहां पर बना नहीं साथियों, यहां पर भी नहीं, ठीक है ना। मैं कहूंगा साथियों ऐसा आपका बन रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, कहने के 7 का संबंध जैसे 36 से है, ठीक है, 7 का संबंध जैसे 36 से है, वैसे ही 5 का संबंध साथियों किससे होगा। बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मेरा मानना है कि सही जवाब तक आप बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहां पर 7 से 36 कैसे हुआ। अगर हम साथियों 7 की गुणा साथियों 6 से कराए, 7 छंग 42 हो जाएगा, और इसमें से 6 माइनस करने तो कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम साथियों 5 की गुणा 6 से कराते हैं और इसमें से साथियों 6 माइनस कर देते हैं, 5 छंग 30 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर 24 आना चाहिए, और 24 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के वॉल्यूम यानी कि VOLUME को AUQARI लिखा जाता है, तो डिजाइन को साथियों क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए
ये देखिए मैं लिख देता हूं साथियों, ये V होता है 22 पर, O होता है 15 पर, L होता है 12 पर, U होता है 21 पर, M होता है 13 पर, E होता है 5 पर, A होता है 1 पर, U होता है 21 पर, Q होता है 17 पर, A 1 पर, R 18 पर होता है और I होता है 9 पर। अब यहां पर अगर बात करें ये 4 पर होता है, ठीक है ना, ये 4 पर हो जाएगा, E 5 पर हो जाएगा, S 19 पर हो जाएगा, I 9 पर हो जाएगा, G 7 पर होता है हो जाएगा, N 14 पर हो जाएगा। अब देखिए ये 22 से एकदम 1 हुआ, 1 का मतलब यहाँ पर 27 है, मतलब A, Z के बाद A ही तो आता है। तो कितना बढ़ाया गया है साथियों, 23, 24, 25, 26 और 1, यानी कि साथियों साफ साफ आपको कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले साथियों 5 बढ़ाया गया है, उसके बाद 15 से 21 हुआ, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 6 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद 12 से 17 हुआ, यानी कि साथियों 5 बढ़ाया गया है, और यहाँ पर 21 से 1 हुआ है, तो मैं कहूंगा कितना बढ़ाया गया है, जब 21 से 1 हुआ है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है ना, यानी कि 1, तो यहाँ पर 6 बढ़ाया गया। तो ऐसा ही ऐसा चल रहा है क्या, 5 बढ़ाया 6 बढ़ाया, देखिए जरा, ठीक है। 13 से साथियों 18 हुआ है, कितना बढ़ाया गया, मैं कहूंगा 5 बढ़ाया गया है, और ये क्या है साथियों 5 पर होता है 9, यहां पर तो 4 बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। यहां पर साथियों कितना बढ़ाया गया, 5 से 9 हुआ है ना, 5 से 9 तो 4 बढ़ाया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी यही लॉजिक हम लगाएंगे। तो सबसे पहले साथियों इसमें जब हम 5 बढ़ाएंगे, 4 में 5 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 कहां पर आता है, I पर आता है, और I सबसे पहले कहां पर ले, एक यहां पर और एक यहां पर भी कुछ लग रहा है, हो सकता हो कुछ दिक्कत हो, खैर ठीक है। अब फिर 6 बढ़ाया जाएगा, यानी इसमें 6 बढ़ाएंगे 11 आ जाएगा, 11 पर आता है साथियों K। तो I K कहां पर लिखा हुआ है, जरा देखिए I और K कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, तो जब 5 बढ़ाएंगे साथियों 24 आ जाएगा। 24 पर क्या आता है आपको भी पता है साथियों, 24 पर क्या आता है, X आता है। तो मैं कहूंगा I K X कहां पर लिखा हुआ, I K X यहां पर नहीं, यहां पर नहीं। देखिए अगर हम इसको I मान ले और इसको हम K मान ले तो X ये आ गया, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जैसे इसमें आप प्लस कर रहे हैं ना, ऐसे ही इसमें आप साथियों क्या करते जाएंगे, आप साथियों प्लस करते जाएंगे, ठीक है ना। आपका आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले, हो सकता हो कभी कभी ऐसा होता है ना साथियों, टाइपिंग मिस्टेक भी कभी कभी हो जाती है किसी किसी लेटर में, जैसे कि यहाँ पर 4 बढ़ रहा है तो कभी कभी इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, समझेंगे, लेकिन बस अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि हाँ भाई इस सवाल में है तो मिस्टेक, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये लगा हुआ है, फिर कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए सवाल का, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट पर ही आधारित सवाल आएंगे और कोई ऊपर यहां वहां से सवाल नहीं आएंगे। अब यहां पर अगर बात करें कह रहे कि BARK से FXWI हुआ है, STOP से साथियों यहां पर क्या होगा ये आपको यहां पर बताना है। देखिए B से F हुआ है, 4 बढ़ा है, तो हम इसमें 4 अगर बढ़ाएं तो S में 4 बढ़ाएंगे, W आ जाएगा बिल्कुल। A से यहां पर X हुआ है तो मेरे ख्याल से माइनस किया गया, 3 माइनस किया गया, तो इसमें जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 17, यानी कि 17 बोले तो Q आ जाएगा। तो WQ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। लेकिन इसकी अगर बात करें R से, यानी कि 18 से 23 हुआ है, कितना 5 बढ़ा है, तो इसमें अगर 5 बढ़ाओगे तो यहां पर T आ जाएगा, और 11 से 9 हुआ है, 2 माइनस किया गया, इसमें 2 माइनस करोगे N आ जाएगा। मैं कहूंगा कि WQTN आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहने के 56 माइनस 39 गुणा 4 भाग 12 प्लस 33 बराबर 36 है, यानी कि कौन से चिन्हों को आपस में बदल दें कि साथियों बराबर कैलकुलेशन करके 36 आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए को मानते, मान लीजिए ये 56, ये 39, ये 4, ये 12 और ये 33, कैलकुलेशन करके 36 ही आना चाहिए। कहने के साथियों गुणा की जगह पर भाग, भाग की जगह पर गुणा रखना है आपको। चलिए तो कर लेते हैं, माइनस है माइनस लिख दीजिए, गुणा है गुणा की जगह पर भाग यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, भाग है ना, तो भाग की जगह पर गुणा आ जाएगा, यहां पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। देखिए जरा करके बताइए क्या होगा। देखिए 39/4 12 हो गया, 4 तिहां आपका 12 हो जाएगा, प्लस आपका 33 हो जाएगा, माइनस आपका 56 हो जाएगा, यानी कि 56 माइनस 39 की 3 से गुणा कराओगे तो देखिए 39 के अगर आप 3 से गुणा कराओगे, 9 तिहां 27, 2 चला गया, 3 तिहां 9 11, तो ये कहीं ना कहीं साथियों 36 तो मुझे नहीं लग रहा आएगा, यानी कि ये लॉजिक हमारा क्या होगा, ये लॉजिक हमारा फेल हो गया।
कोई दिक्कत नहीं साथियों। फिर से दोबारा से चेक करते हैं एक बार दोबारा से। यही तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें समय लगता है। अब इस वाले ऑप्शन को चेक करिए, कह रहे हैं कि प्लस की जगह पर माइनस लिख दो, माइनस की जगह पर प्लस लिख दो, तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, गुणा की जगह पर गुणा आएगा, भाग की जगह पर भाग आएगा, ठीक है, प्लस से प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। अब फिर से वही चीज साथियों यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो 12 है ना, ये 12 यहाँ पर आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 56 प्लस 13 माइनस 33। तो ये अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 69 में से 33 जरा घटाओ, कितना बचेगा 6, और साथियों 6, ये तो 66 बच रहा है, 33 36 आना चाहिए। तो ये भी लॉजिक हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। कोई दिक्कत नहीं साथियों, जितनी मेहनत करोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे ना साथियों, उतने ही आप कामयाब, यहाँ पर कामयाब एक तरीके से होते जाओगे, कामयाबी के निकट आप पहुंचते जाओगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर अगर बात करें, इन चीजों को हमें हटाना होगा, इन चीजों को हटा दिया। अब इसको देख लो जरा, ठीक है, कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस। अच्छा यही देखा था क्या, अभी हमने यही देखा था, पता नहीं क्या देखा था, खैर इसको देख लेते, शायद ये वाला देखा था। तो माइनस है, माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, और गुणा की जगह पर गुणा आ जाएगा, भाग की जगह पर भाग आ जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 12 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 आपका हो जाएगा, ठीक है, यही देखा था शायद मैंने, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 56 प्लस 13 हो गया, माइनस आपका 33 हो गया। इसको जोड़ोगे साथियों इतना आ जाएगा, इसमें से 33 घटाओगे तो कितना आ गया, 9 में से 6 आ गया, इसमें साथियों कितना आ गया, एक तरीके से 3 आ गया, बिल्कुल। अरे भाई हो सकता मुझसे क्या दिक्कत हुई, मैंने इसको लिया था, किसको लिया था मुझे जरा बताइए। तो इसको घटाने पर साथियों 36 आ रहा है, मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। इस सवाल में मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है, जो मैंने आपको राइट आंसर बताया है, ऑप्शन नंबर सी वाला, यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए कह रहे कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो मान लेते हैं साथियों क्या कि ये फुटबॉल खेलते, इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ खिलाड़ी मान लेते हैं साथियों इतने, एक तरीके से ये क्या हो गए, ये खिलाड़ी हो गए। कह रहे कि इतने खिलाड़ी लोग जो है ना ये फुटबॉल खेलते, और सभी खिलाड़ी लोग हैं। तो ये सभी खिलाड़ी जो है ना ये कौन हो जाएंगे, सभी खिलाड़ी ये आपके लोग हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहे कि कोई भी लोग फुटबॉल नहीं है। पहली बात तो देखिए, अगर कथन पॉजिटिव में है यानी कि उसमें नहीं है, तो निष्कर्ष अगर में नहीं है तो उसको गलत कर देना, उसको कट कर देना। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कुछ लोग, बिल्कुल साथियों कुछ लोग फुटबॉल खेलते, मैं कहूंगा इतने लोग फुटबॉल खेलते, ये सही हो जाएगा। सभी लोग फुटबॉल खेलते, सभी लोग फुटबॉल भैया नहीं खेलते, ये गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए भाई उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। चलिए कहा जा रहा है कि ए बी सी डी नाम के 4 पुरुष हैं और एम एन ओ और पी नाम की 4 महिला है। एक गोल मेज के परिता एक महिला के बाद, अच्छा मतलब एक गोल मेज है, तो एक गोल साथियों ये हमने मेज बना ली, और 8 लोग हैं, 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना, बिल्कुल साथियों 8 लोग हैं। उसके बाद कहा जा रहा है महिला के, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है परिता एक महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में, यानी कि जो क्रम है ना वो एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष ऐसे करके है। यानी कि पी जो है ना ये बी और ए के बीच में है, ठीक है, ए एन के ठीक बगल में है, डी के सामने बैठा है, यानी कि ए जो है ना ये एन के तो बगल में है, लेकिन ए डी के सामने बैठा है, पी के सामने बैठी है एम। तो अगर हम साथियों पी के सामने एम बैठा ले, यानी कि पी को अगर यहां बैठा ले तो जाहिर सी बात है एम यहां पर बैठेगा, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, कह रहे कि पी जो है ना, पी यानी कि ये बी और ए के बीच में बैठी, मान लीजिए बी अगर यहां पर ए यहां पर, यानी कि बी और ए के बीच में बैठी है पी, लेकिन हो ये भी सकता था ए यहां पर होता बी यहां पर होता, लेकिन हम करके देखते अगर सही सब कुछ चलता है तो ठीक, वरना ए को यहां पर बैठा लेंगे, बी को यहां पर बैठा लेंगे। उसके बाद कहने के एन के ठीक बगल में है ए, एन के ठीक यानी कि एन यहां पर हो जाएगा, एन के ठीक बगल में है ए, और ए जो है ना ए ये डी के सामने बैठा है, यानी कि डी के सामने बैठा है ए, तो डी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों
P के सामने बैठी है M, तो P के सामने बैठी है M। इतनी बात क्लियर। अब एक बार और सवाल को जरा पढ़िए। सवाल में क्या कहा गया है? कहा जा रहा है कि P B A के बीच में बैठी है, यानी कि P जो है B A के बीच में बैठी है, N के ठीक बगल में A है, N के ठीक बगल में A है, ठीक है, और D के सामने बैठा है, D के सामने बैठा है, P के सामने बैठी है कौन? P के सामने M बैठी है, B और D के। अच्छा यहां पर तो कुछ छूटा हुआ है। अच्छा B और D के बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही थी। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये ABCD है ना, ये सब पुरुष हैं, यानी कि ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको पता है कि एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, तो यहां पर महिला आएंगी। महिलाएं तो 3 हो चुकी हैं, M हो चुकी है, ये वाला M, N हो चुकी है, ये महिला P हो चुकी है। मैं कहूंगा O बचेगी ना, तो O आपकी यहां पर आ जाएगी, और फिर जाहिर सी बात है यहां पर C बचा है पुरुष, तो यहां पर C आपका आ गया। तो कह रहे कि B और D के बीच में कौन है? B और D के बीच में साथियों O है, तो O क्या होगा? O आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका सही जवाब होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम बात करते हैं, कह रहे कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है MAR यहां है, MAR यहां है, MAR यहां है, MAR यहां है, MAR यहां है। सबसे पहले कौन सा आएगा? E या I? मैं कहूंगा E पहले आता है। I पहले आता है या E पहले आता है? T नहीं, M नहीं, तो मैं कहूंगा ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद IE, ठीक है, IJ ये ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी, तो मैं कहूंगा 5 उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद MARI, MARI, ठीक है ना, MARI ये वाला साथियों पहले आ जाएगा। मैं कहूंगा 3 आ गया। अब इसमें से देख लीजिए जरा, M पहले आता है ना, T थोड़ी ना पहले आता है, तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, यानी कि 453 12 कहां पर लिखा हुआ है? 453 12 आपका ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको बताने की ये एक ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है? क्या इस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में मैं कहूंगा नहीं, इस ऑप्शन में मैं कहूंगा नहीं। क्या इस ऑप्शन में है या इस ऑप्शन में? देखिए अगर हम साथियों इसको ये करें ऐसे, सॉरी एक सेकेंड, अगर हम इसको साथियों ऐसे करें, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये बिल्कुल ऐसी आकृति बन गई है। मैं कहूंगा उस विकल्प का चयन मैंने कर लिया है जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से ठीक यहां पर से आना चाहिए, से 15 कम है तो वो संख्या बताइए। यानी कि मान लीजिए वो संख्या x है, तो किसी संख्या यानी कि x का 30%, तो x का साथियों ये हो गया आपका 30%, उस संख्या के यानी कि उस x के ही 60% से 15 कम, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है? 15 है, ये यहां पर कहा गया है। तो संख्या बताइए, यानी कि x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें ना, इन दोनों का डिफरेंस 15 है, तो हम कैसे कर सकते थे? हम ये भी कर सकते थे, बड़ी संख्या साथियों ये है तो इसको पहले लिखो, क्या इसको पहले लिख लो, क्या दिक्कत है साथियों? ठीक है, तो x का अगर 60%, x का 60% माइनस x के 30% से कितना अधिक है? तो मैं कहूंगा 15 अधिक है। ठीक है, अब 100 नीचे है तो ये एलसीएम हो जाएगा, 100 हो गया, ये 60x ये माइनस 30x हो गया, बराबर क्या हो गया? बराबर 15 हो गया। 60x में से 30x जाएगा, कितना बचेगा? 30x बचेगा, यानी कि 30x बराबर 15, इस 100 की गुणा 15 से हो जाएगी, ये यहां पर आ गया। अब x बराबर साथियों 15 गुणा यहां पर 100 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा? 30, ये 30 साथियों नीचे भाग में आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 50 आपका आ जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या रही होगी? वो संख्या 50 रही होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो कि एकदम टॉप लेवल का सवाल है, अच्छा बच्चा इसको नहीं कर पाता है, कुछ ही बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा बच्चा इसको नहीं कर पाता है, और अगर करता है तो कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक कर देता है, फिर सवाल जो है ना वो गलत हो जाता है।
चलिए, तो अगर आपने साथियों इस सवाल को आज देख लिया और ये फिर सवाल आपके सामने कभी भी आ जाए तो आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए क्या क्या है, यानी कि 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि आपसे धनराशि कितनी हो जाएगी ये पूछा गया है। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं मिश्रधन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। क्या आपसे साथियों पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया है, तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि उस धनराशि में कितना साधारण ब्याज मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं कहता हूं यहां पर मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है मूलधन, ठीक है। समय आपको कितना दे रखा है, 6 वर्षों का समय दे रखा है, ठीक है। और मिश्रधन दे रखा है कितना साथियों, 7550 मिश्रधन दे रखा है, बिल्कुल सही। तो मिश्रधन 7550 दे रखा है। अगर हम साधारण ब्याज देखें कि कितना होगा, तो आपको पता है साधारण ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है साथियों, 7550 माइनस मूलधन कितना है, 5,000। तो मैं कहूंगा साधारण ब्याज हमारा कितना निकल कर आएगा, तो साधारण ब्याज साथियों 2550 निकल कर आएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आपको यहां पर साथियों दर बताना है। क्या आपको बताना है, दर बताना है। तो दर ऐसे भी निकाल सकते हो साथियों, एक सूत्र होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर P/T बटे 100, इससे निकाल लो। साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना है, 2550 है, बराबर P कितना है साथियों 5,000 है, और R निकालना यानी कि दर निकालना है, T कितना है 6 वर्ष है, और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं कि ये R इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएगा साथियों 2550 आपका हो गया। ये 50 है ना, इसकी भाग नीचे हो जाएगी 50 यहां से, और 6 भी इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करने की कोशिश करो, ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। अब 51 बटे 6 है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 कम 6, 6 चंग 36, 6 42, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 अट्ठे 48 हो गया, 3 बचेगा ना, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा, ठीक है, पॉइंट लगाएगा 0 बढ़ाए, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दर कितनी निकली है, 8.5% की आपकी दर निकली है। तो अब यहां तक आपको खेल समझ में आ गया ना, दर कितनी है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं साथियों यहां पर से हटा देता हूं, दर निकल कर आ गई। अब यहां पर सवाल में कहा यह गया था कि अगर दर को 3.5% की वृद्धि कर दी जाए, दर जितनी निकले 8.5% निकली, कह रहे कि दर में अगर 3.5% की वृद्धि कर दोगे तो नई दर हमारे पास कितनी आ जाएगी साथियों, हमारे पास तो 12% की आ जाएगी। तो कह रहे तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो आपको मिश्रधन निकालना है ना साथियों, आप क्या करिए, आप फिर से साधारण ब्याज निकाल लीजिए। बस क्या, पुरानी दर जो थी ना, पुरानी दर 8.5 थी, सॉरी पुरानी दर कितनी थी, हाँ पुरानी दर ये थी। अब इसमें साथियों 12% रखना है, P/T बटे 100। साधारण ब्याज की जब हम बात करें तो कितना दे रखा है साथियों, साधारण ब्याज निकालना है हमें। साधारण ब्याज P कितना है साथियों 5,000 आपका हो गया, ठीक है, और R कितनी है, नई दर कितनी है 12 है, T कितना है, समय कितना है 6 है, 100 नीचे आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। साधारण ब्याज बराबर 12 पंजे 60, ठीक है, ये 6 है साथियों, 6 है, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी कि 72 की गुणा आपको 50 से करनी है। तो 72 की गुणा 5 से करिए, 5 दूना 10 हो गया, 7 पंजे 35 यानी कि 36 हो गया, ठीक। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ये साथियों कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज 3600 निकला है। पूछा गया था मिश्रधन, पूछा गया था मिश्रधन बराबर होता है साथियों साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो साधारण ब्याज 3600 निकला है, मूलधन साथियों 5000 है। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मूलधन कितना, सॉरी मिश्रधन कितना आ जाएगा, 8600 आ जाएगा। तो 8600 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है साथियों 8600। चलिए भाई, उसके बाद देखिए इतनी बात आपको क्लियर है साथियों, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, करेंगे एक निश्चित धनराशि ए बी सी के मध्य में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। चलिए, तो ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 3:5 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी अनुपात सी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 2:7 है। और कह रहे कि ए का हिस्सा 3600 है, तो कुल धनराशि कितनी होगी। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा साथियों कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, 3:5 लिख लिया और 2:7 लिख लिया, 2:7 हो गया। इसको कैलकुलेट करिए, 3 दूना 6 तो 6 हो जाएगा ए, 2 पंजे 10, 10 हो जाएगा बी,
और 5 सत्ते 35, 35 हो जाएगा सी। अब कह रहे हैं कि साथियों अगर ए 3600 है, यानी कि ए जो है ना साथियों कितना है 3600 अगर ए है, तो ए तो यहाँ पर 6 दे रखा है, तो इसकी हम अगर किससे गुणा करा दे, अगर हम इसकी 60 से गुणा करा दे 6 की, तो साथियों 3600 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि तो कुल धनराशि कितनी होगी। देखिए ए तो हमें पता चल गया 3600 है, लेकिन बी कैसे निकालेंगे, इसकी 60 से गुणा कराओगे साथियों तो ये 6000 हो जाएगा, 6000 आपका हो गया ये। इसकी साथियों 60 से गुणा ना कराना पड़ेगी, तो 35 की गुणा 6 से करा दीजिए, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 3 18 21, यानी कि 2100 हो गया। तो ये आपका 2100 हो गया। इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये साथियों, यानी कि 11700। 11700 तो कहीं नहीं दे रखा है, 11700 तो कहीं नहीं दे रखा है। तो मैं कहूंगा दिक्कत मुझसे हुई है, मैं ही इसको सॉल्व करूंगा। दिक्कत कहां पर हुई है साथियों, ये अभी हम खोज निकालते, कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी मिस्टेक मुझसे ही साथियों यहां पर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 3600 निकल आया ना, ठीक है। अब एक काम करो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। 6 10 35 है ना, इसको आपस में जोड़ दो, 35 45 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा साथियों 51 हो जाएगा। तो 51 की अगर बात करें साथियों, ये आपका 51, तो कुल धनराशि कितनी होगी, ये आपका 51 आ गया। 51 की गुणा साथियों आप किससे कर दो, आप 51 की गुणा साथियों किससे कर दो। अच्छा एक सेकेंड, अगर हम साथियों यहां पर 6 की गुणा 60 से कराएंगे तो यहां पर तो 360 आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपको 600 से गुणा कराना पड़ेगी, ठीक है ना, 600 से गुणा कराना पड़ेगी। तो मैं कहूंगा इसकी गुणा हमें 600 से कराना पड़ेगी। तो बस कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसको आप क्या करा दो, कैलकुलेट करा दो। 6 कब 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, डबल 0 लग जाएगा, यानी कि 30600 कहां पर लिखा हुआ है, तो 30600 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। सवाल मैंने ऐसे किया, ऐसे भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सवाल आप ऐसे करते कि भाई 6 की गुणा 600 से करते तो यहां पर आपका 3600 आता, उसके बाद 10 की गुणा 600 से करते तो आपका 6000 आता। पहले 600 आ रहा था क्योंकि मैंने गलती से साथियों 60 लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार 600 की गुणा 35 से कराओगे तो जो आएगा, जो आए उन सबको टोटल कर दो, आपका 30600 ही आएगा। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% की और 15% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। 2000 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर सबसे पहले वो जब 20% की छूट देगा, यानी कि इसको 80% में बेचेगा। उसके बाद इस पर 15% की छूट देगा, यानी कि इसको 85% में बेचेगा। तो इस पर अब इसका मूल्य क्या होगा, ये दो छूटें देने के बाद। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, इस 1 जीरो से एक ये जीरो। अब आपके पास बचा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 8 और यहां पर 85। तो 85 की गुणा साथियों किससे करा दीजिए, 8 दुना 16, यानी कि 16 से करा दीजिए। बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 48 और 3 आपका 51 आ गया। और यहां पर 85 आ जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, 13 आ गया, यानी कि 1360। क्या अगर 2000 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर 20% का और 15% की छूट दी जाती है, तो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, वो वस्तु 60 रुपए की हो जाएगी। 1360 रुपए की हो जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा। क्या साथियों यहां पर अगर बात करते हैं 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, यानी कि एक वर्ग है और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर भुजा है। वर्ग के विकर्ण की उसकी क्या, वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात क्या है, यानी कि एक तो आपको साथों इसका बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी और इसका अनुपात, यानी कि विकर्ण का अनुपात क्या, विकर्ण का अनुपात और भुजा का अनुपात आपको बताना। ये दो चीजें आपसे यहां पर पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखिए साथियों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए वर्ग की भुजा की जब हम बात करते हैं तो वर्ग की भुजा यहां पर साथियों कितनी दे रखी है, वर्ग की भुजा यहां पर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और वर्ग का विकर्ण साथियों क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है साथियों, a√2 होता है। अच्छा a पता क्या है, a ये वर्ग की भुजा ही है, यानी कि a बराबर 15 है, इसी को कहते हैं a वर्ग की भुजा है। तो अब साथियों यहाँ पर वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, 15√2 हो जाएगा, 15√2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो वर्ग का विकर्ण भी आपको पता चल गया 15√2 और वर्ग की भुजा भी आपको पता चल गई साथियों 15। तो मैं कहूंगा कि अगर साथियों इनका हम क्या कराते हैं, ठीक है, अनुपात में इनको अगर लिखते हैं तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √2 अनुपात 1। अरे भाई यहां पर 1 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, लीजिए। तो मैं कहूंगा साथियों √ अनुपात 1 कहां पर लिखा हुआ है, ये विकर्ण का और भुजा का अनुपात होगा, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ही आपकी स्क्रीन पर, यहां पर लिखा हुआ है 6/4 लिखा हुआ, वो भी √ में है साथियों 4, 6/√ में 4 × 3, फिर ब्रैकेट में साथियों, सॉरी √ में नहीं ब्रैकेट में, और ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, 4 × 3 हो गया, और फिर बीच वाले ब्रैकेट में है साथियों 5 × 4 भाग ब्रैकेट में है 5/4 + 4 भाग 2 × 4। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ये कुछ नहीं है साथियों, इसको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे अंदर वाले ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो इसको साथियों अगर सॉल्व करें तो 5 × 4 यानी कि 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 + 4 भाग 2 × 4 हो जाएगा। इतनी बात के लिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है ना। अब 4 दूना 8 हो गया, 8 20 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, यानी कि भाग क्या आ गया, 5 चौक आपका 20 आ गया। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद कहने के साथियों 4 तियां यहां पर क्या आ जाएगा, 4 तियां आपका 12 आ गया, और ये क्या आ गया, 6 भाग आ गया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 भाग और ब्रैकेट में साथियों 12 हो गया, और ये अगर गुणा यहां पर लिखे साथियों 20 बटे यहां पर 28 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको 2 से कट करेंगे और 2 से कट करेंगे, और अगर इसको 2 से कट करेंगे ये साथियों 5 आ जाएगा, यानी कि 6 भाग 12 पंजे 60 आपका हो जाएगा, और यहां पर ये 7 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए अगला, देखिए 6 है ना, ये भाग लिखा है, इसको गुणा में बदल लो और इसकी उल्टा पलटी कर लो, 60 बटे 7 है तो 7 बटे 60 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, यानी कि 7 बटे 10 आपका जो होगा वो राइट आंसर आ जाएगा। और 7 बटे 10 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था एसएससी जीडी पीडीएफ की, जिसकी बात की थी साथियों, सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है, और पूरे 2024 का करंट अफेयर यानी कि पिछले जनवरी से लेकर लगभग अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। और 10 नहीं बल्कि फरवरी 2024 की जितनी शिफ्ट हुई थी ना, टोटल 40 शिफ्ट हुई थी, तो इसकी 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर आप उस पीडीएफ को लगा लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ से देखने को मिले, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आप पास करना चाहते हैं तो उसके पिछले पेपर लगाइए आप, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बनते हैं। तो सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जीडी 2025 की एक प्लेलिस्ट का भी लिंक है, उसको साथियों जरूर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।